हे हाय एवरीवन, दिस इज साजिद हियर। आज मैं एक बहुत ही अलग टॉपिक लेके आया हूँ। तो आपको पता है कि 2023 का जो सीसैट का एग्ज़ाम था, उसको लेके कितना हंगामा हो गया कि उसमें डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, उसके क्वेश्चंस बहुत आउट ऑफ सिलेबस है। एग्ज़ाम का लेवल आईआईटी और कैट के बराबर हो गया है, या फिर रूरल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या जो अच्छी कोचिंग या एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। सो थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो और इसके ऊपर एक केस भी चला है, वो उसका स्टेटस तो आपको पता ही होगा। चीज़ ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। मतलब आज तक सीसेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए, उसमें ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था। लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा आत्मपरीक्षण भी करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इसमें कोई मतलब संदेह ही नहीं है। लेकिन क्या वो इतना डिफ़िकल्ट था कि इसको पास करना इम्पॉसिबल था? क्योंकि सीसैट है तो सिर्फ़ क्वालिफ़ाइंग पेपर, आपको इसमें सिर्फ़ 33% मार्क्स लाने हैं। तो क्या ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल था? क्या ये उतना डिफ़िकल्ट था कि आउट ऑफ 100 आप 33 मार्क्स भी इसमें ना ला सके? सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू एग्ज़ामिन कि आप इसमें आउट ऑफ 200 66 मार्क्स नहीं ला सकते थे। क्या ये सच में उतना डिफ़िकल्ट था? और फिर इसके लिए मैंने क्या किया है कि आई एम गोइंग टू एनालाइज़ ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस पेपर। ऑफ कोर्स, इन माय एंटायर पीवाईक्यू सीरीज़ आई हैव सॉल्व्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। तो उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो आपको कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का डिस्कशन देखना है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन को एक साथ देखना चाहता हूँ वेरी क्विकली, मतलब विद इन 5 सेकंड्स। आई एम गोइंग टू मार्क अ क्वेश्चन इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज कि क्या ये इजी क्वेश्चन है, क्या ये मीडियम क्वेश्चन है, क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और अगर है तो ऐसा क्यों है। सो आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। और फिर हम देखते हैं कि अंत में उसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, कि ये कैटेगराइजेशन करने के बाद कि ये पेपर का रियल डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्योंकि क्या है ना, इट इज़ वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे इन द हंगामा। ओके, मतलब सब दुनिया कह रही है कि ये बहुत डिफिकल्ट था, ये बहुत इम्पॉसिबल था। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जो लोग इसको पास नहीं कर पाए, या जो लोग जिनको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ, वो ये समझ लेते हैं कि हाँ, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, तो ये मेरे अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या ये पेपर सच में उतना डिफिकल्ट था कि आप इसमें 33% भी मार्क्स नहीं ला सकते थे। देखो, ये तो आपको पता है कि आपने कई सारे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए हैं, और कहीं ना कहीं 3 साल में 4 साल में जो भी आपका ग्रेजुएशन रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक पेपर या दो पेपर तो ज़रूर आए होंगे 3 सालों में 4 सालों में, जहाँ पे आपने बॉर्डर लाइन पास किया है, या फिर कभी कभी आपको फेल भी हुए होंगे या केटी लगी होगी। तो ये कोई अजीब सी बात नहीं है कि एक पेपर डिफिकल्ट आना। ओके, ये यूनिवर्सिटीज़ में होता है, स्कूल्स में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, हर जगह होता है, राइट? तो उसको लेके बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत सही बात है, क्योंकि even I agree that it was a very difficult paper, and given the objective of assessment it shouldn't be that difficult a paper. तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ये पेपर इजी था, या कि ये ऐसा पेपर एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट? और मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस हंगामे की वजह से यूपीएससी अगर कुछ चेंजेस करती है और इसका डिफिकल्टी लेवल नेक्स्ट ईयर में कम करती है, तो वो ज़रूर लाजमी है और वो होना चाहिए, और ये स्टूडेंट्स के लिए इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि क्या हम में भी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हम इसे पास नहीं कर पाए। क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू कैरिड अवे एंड से दैट, गेट कैरिड अवे एंड से दैट कि ये बहुत डिफिकल्ट था इसलिए मैं पास नहीं हो पाया, राइट? तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी गलतफहमी में रहे, अगर आप वो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए जो आपने इजीली करने चाहिए थे, तो ये हो सकता है कि आप नेक्स्ट ईयर भी प्रॉब्लम में आ जाए, irrespective of the difficulty level of the paper. And that's why I'm going to look at each and every question. I'm going to mark them as easy, medium, difficult. I'm going to give you a reason for that, and then I'm going to explain you what the outcome is. So please, check the video until end of it, because I'm going to give you a real, very objective insights into the difficulty level of this paper and what you should do for 2024. So let us start. So this is the first question. I have already marked them.
बट आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखो ये जो पैसेज था ना, ये पैसेज में ये एक ऑप्शन और मुझे लगता है ये एक ऑप्शन, इसमें कोचिंग वालों को भी कन्फ्यूजन हुआ, इसलिए मैंने इसको डी में डाला है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल मैंने डी में रखा है। ये जो दूसरा पैसेज है, इसमें कई सारे ऑप्शंस है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, देन नॉलेज, एजुकेशन सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कई सारे वर्ड्स जो ये पैसेज में यूज़ किए गए वो हर ऑप्शन में है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल रखा है। ओके, अभी नेक्स्ट जो है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये जो लास्ट सेंटेंस है, इसके बेस पे ही इसका आंसर सी होना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि क्या मैं सिर्फ एक सेंटेंस के ऊपर ये पैसेज का आंसर दे सकता हूँ, बाकी सारा जो पैसेज है उसको मैं क्या इग्नोर कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा डायलेमा हो सकता है, दैट्स व्हाई आई मार्क दिस एज एम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप बोल सकते हो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है या रीजनिंग का है, जो भी है, लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू मार्क आंसर एज 36। मतलब जो भी आप थोड़ा बहुत लॉजिक अगर इसमें लगा लो तो आप शायद 36 में पहुंच जाओगे, लेकिन इसका आंसर 45 है, जहाँ पे जाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रेन चलाना पड़ेगा। आई विल कॉल दिस पेपर एज सॉरी क्वेश्चन एज डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये तो सर्टनली, मतलब ये है तो इजी, लेकिन ये करने के लिए शायद 5 या 10 मिनट लग सकते हैं, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इसको डाला है डिफिकल्टी लेवल में। मुझे पता है कि वाई यूपीएससी आस्क सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। मतलब इफ़ यू हैव डन पीएनसी, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप इसको बहुत ज़्यादा क्विकली कर सकते हो। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जो एक टॉपिक है वो कई सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है और वो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो मेजर जनता की वजह से मैं इसको नो डिफ़िकल्ट कहता हूँ, क्योंकि अगर इसको मैन्युअली करना है तो टाइम तो लगने वाला है नहीं वैसे क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट। लेकिन बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, आई एम गोइंग टू कॉल इट एज डिफिकल्ट, बिकॉज नो यू कैनॉट अफोर्ड टू स्पेंड दिस टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, अगर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, लेकिन अगर आपको पीएनसी आता भी नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस और यूज करके, लॉजिक यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई पुट दैट दिस क्वेश्चन एज इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो है ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसको इजी डालूंगा, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। ओके, ये तो आपको कोई मतलब माफ़ी नहीं है कि अगर आप इसको कर नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत मतलब हर बुक में, हर कोर्स में, हर क्लास में, हर यूट्यूब पे कई जगह आपको इस तरह के क्वेश्चन और सीसैट के पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू count it anything else but easy. This is थोड़ा सा दिमाग करने के बाद इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिर भी डी में डालूंगा, क्योंकि एक नए टाइप का क्वेश्चन है। कई सालों में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था। तो आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सर्टनली आई विल कॉल इट एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, ऐसे कई सारे कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये जो पैसेज है, आई एम कॉलिंग इट एज अ मीडियम। व्हाट पैसेज इज दिस? पुट इनटू एटमॉस्फेयर अफेक्ट द क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइमेट के बारे में। और इसमें जो है ना, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है। मुझे लगता है डील विथ कार्बन अनटिल, हाँ, ये जो है ना, ये डायरेक्ट ऐसा मतलब कंक्लूजन नहीं निकलता है, लेकिन वो क्लोजेस्ट टू व्हाट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पैसेज। दैट्स वाई एक एक अच्छा सा बहुत डायरेक्ट तरह से कंक्लूजन निकलना चाहिए, वो नहीं निकल रहा है। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ मीडियम। वाई मीडियम एंड नॉट डिफिकल्ट? बिकॉज बाकी तीन तो ऑप्शन निकलते ही नहीं है, तो वो लेस सिविल इज द चॉइस दैट वी हैव टू मेक। उस तरह का कुछ इसमें चॉइस है। दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट एज अ मीडियम टाइप क्वेश्चन, मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन। ये जो है, इसमें ये जो एक ऑप्शन है और ये जो एक ऑप्शन है, इसमें कई सारे लोगों का कन्फ्यूजन हुआ है, और वो होना भी संभव है, लाजमी है। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, मेनी पीपल आर नॉट ईटिंग राइट फूड, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, रीजन न्यूट्रिशन। ओके, तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल के आता है। इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और इसमें भी कुछ दिया है
कि फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, राइट, ऐसा कुछ भी ये तीनों चीज़ें ये पैसेज में कहीं भी नहीं मेंशन्ड है। तो ये कंक्लूजन आप इसको आराम से निकाल सकते थे, इसको मैं इजी कह रहा हूँ। ये भी है, ये बेसिक मतलब 1 2 3 4 नंबर अगर आप इस इक्वेशन में डाल के देखोगे, थोड़ा प्ले करोगे, तो ये निकल सकता है। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज इजी। इस तरह का क्वेश्चन PYQ में हो भी चुका है, not directly like this, but this type of question has been asked in the past, and that's why I'm going to call it as a easy. Same type of question is the next question, that's why I'm going to call that as a easy. ये जो टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको 1 से लेके 5 6 तक थोड़े नंबर, इसमें जैसे भी कंडीशन है उसको डाल के आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, तो आप इसको सही स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट ये निकाल सकते हो, राइट। तो ये आई एम गोइंग टू कॉल बोथ ऑफ देम एज इजी। दिस वन इज सर्टनली अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, 37 DD वाला। इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व किया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये जो है इसको मैं मीडियम कह रहा हूँ, मैं डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ इसको, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आया, तो आप एक नंबर ले लो और उसको आप ये 3 नंबर से डिवाइड करके देख लो। अगर आपको इनका डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप बहुत क्विकली कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी करके ले सकते हो। सी मेरा हमेशा ये कहना है कि आप में से जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता, इन अ सेंस दैट कि यू आर नॉट वेरी गुड एट मैथमेटिक्स एंड यू डोंट रिमेंबर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज और लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, बेसिक डिवीजन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन करके भी आप इसमें से कई सवालों के जवाब दे सकते थे। ये उस तरह का सवाल है, मतलब ये फॉर्मेट आपको दिया गया है, एक आप नंबर उठा लो, उसको 7 11 और 13 से डिवाइड करके देख लो कि क्या सबसे डिवाइड हो रहा है या कुछ दो ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट अगर आपको ये फॉर्मेट ही समझ में नहीं आया, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने इसको M में डाला है, अदरवाइज दिस इज एन ईजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। हाउ मेनी क्यूब्स, हाँ ये तो मतलब स्कूल के ज़माने से चल रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको मैं इजी डालूंगा। 3 का, 4 का, 5 का, द ब्लॉक्स है, तो ये 5x5x5 का ब्लॉक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन इसका आना चाहिए, इसमें कोई माफ़ी नहीं है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये देखो, ये क्वेश्चन शायद इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली ये IIT में 2001 में इस तरह का क्वेश्चन आया था, और इसको लेके कई सारे लोगों ने कहा कि IIT लेवल को चला गया कि देखो, जस्ट बिकॉज दैट क्वेश्चन अपीयर्ड 23 years बैक इन IIT JEE डजंट मीन दैट इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन IIT में 2001 में आया था। अगर आप UPSC का 2001 का पेपर निकाल के देखोगे, लेट 90s का पेपर निकाल के देखोगे, तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अभी UPSC आपसे पूछ लेगी। मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट का लोकेशन कौन से दो प्लैनेट के बीच में है, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि UPSC आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछ सकती है? नहीं, लेकिन तभी पूछा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली PYQ है लेट 90s से, राइट। तो हर क्वेश्चन, हर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। आप IIT का 25 साल पुराना क्वेश्चन, 23 साल पुराना क्वेश्चन निकाल के फिर बोलोगे कि UPSC अब IIT से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि आज का अगर आप IIT का पेपर निकालोगे ना, तो मतलब इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, राइट। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग ऑफ कैट, मतलब कैट की भी वही सिचुएशन है, स्टोरी है। क्योंकि हर एग्जाम में कंपटीशन बढ़ गया, तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ गया, क्योंकि दे हैव टू एलिमिनेट मोर नंबर ऑफ पीपल, इट एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये कहना कि ये IIT के लेवल हो गया जस्ट बिकॉज अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड 23 years बैक इन IIT एग्जाम, टेक्निकली सही है, लेकिन मॉरली या फिर जो भी आप कहो, मुझे नहीं लगता कि ये आर्ग्यूमेंट में आपको ज़्यादा फंसना चाहिए, ओके। क्योंकि ये है तो क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा भी PNC किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आपने PNC नहीं किया है तो ये M या D में जा सकता है। देखो, मैं थोड़ा आपका असेसमेंट ये क्वेश्चन से थोड़ा अलग हो सकता है, बिकॉज फॉर एवरी इंडिविजुअल समथिंग इज ईजी, समथिंग इज डिफिकल्ट, समथिंग इज मीडियम डिफिकल्ट। एट द एंड ऑफ द डे जब मैं इसका समराइज करूंगा, तो मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा कि इसके नंबर थोड़े कम ज़्यादा करके भी क्या आउटकम आता है इस पेपर का, ओके। तो आप ज़रूर देखिए, मैं क्विकली फिनिश कर रहा हूँ इसको। हाँ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपने टाइम एंड वर्क करना चाहिए, किया भी होगा,
तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन आउट ऑफ दैट। ये जो आरसी है पोल्यूशन ऑफ सिटीज़ का, इसमें भी बहुत ही इजी आंसर निकल के आ रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो नहीं बताई गई है। प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, वांट टू पुट इट एज इजी। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, मुझे लगता है। या दिस इज़ द आंसर। इसमें से कुछ भी ये पैराग्राफ से निकल के नहीं आ रहा है, so आई एम गोइंग टू पुट दैट एज इजी। एलिफेंट भी एकदम डायरेक्ट आंसर है। ये जो है चीज़ें पैसेज में नहीं बताई गई है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए मैंने इसको इजी में डाला। जो डिफ़िकल्ट है वो डिफ़िकल्ट है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये है नहीं, लेकिन आपको उसका पैटर्न समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चों के नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको मीडियम में डाला है। आपको पता है कि ये 3 नंबर का सम है, और जो भी आउटपुट आएगा उसके डिजिट्स का ये सम है। तो दिस इज़ pretty straightforward answer if you get that pattern, and that's why I'm going to put this as M। क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा आपने अगर प्रैक्टिस किया है तो आपको मिलना चाहिए, इसलिए मैं M में डालना हूँ, D में नहीं डालूंगा। ये भी ये M है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आता है कि इसका क्या एग्जैक्टली मतलब है, कि ये अगर डिविजिबल है तो आपको बेसिकली इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने इसको M में डाला है, इजी में नहीं डाला है, डिफ़िकल्ट में नहीं डालूंगा, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप इस तरह के क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस करके आए हो। नेक्स्ट जो है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब आपको 6 7 8 9 ये 4 डिजिट लेने हैं और इसके कॉम्बिनेशन इस इधर डाल के ट्राई करने हैं, तो आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए। तो ये इजी है। हाँ, अभी ये जो है ना, आपको 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होना चाहिए। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट पे कई सारे क्वेश्चन आए हैं सी सेट में, तो अगर आप ये कहते हो कि मैं नहीं कर पाया या पाई, तो ये फेयर नहीं है। मतलब आपने सही तरीके से इसको प्रिपेयर नहीं किया था। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू रियली टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, कि हमें देखना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए था, जिसकी वजह से हम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या उतना डिफ़िकल्ट था कि हम इसको कंप्लीटली फेल ही कर जाए? दैट इज़ द क्वेश्चन। और अगर ठीक है, आप में से अगर फेल किए भी हैं, मतलब जो किए ही हैं कई लोगों ने, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ये पेपर से, इस तरह के पेपर से डरना चाहिए, और नहीं डरना चाहिए तो फिर क्यों नहीं डरना चाहिए, और इस तरह के पेपर को कैसे हैंडल करना चाहिए, मैं क्विकली एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं कहूँगा कि ये अगर आप 9 बार लिख के अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको वो पता भी नहीं है कि हाँ मुझे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ऐसा लिखना है, राइट। 11 का ये जो एक प्रॉपर्टी है 11 स्क्वायर का, तो वो आपको अगर पता भी नहीं है तो ये करके देख लो ना। मतलब वैसे भी आप कुछ पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हो, ये आपको पता है, तो टाइम तो है आपके पास। तो जो कर रहे हैं वो उतना ज़्यादा कैसे सही किया जाए, उसके ऊपर आप फोकस कर लो। गिव 2 to 3 minutes to this question and you will be able to solve it, because it is such a simple multiplication, right? Next, हाँ ये भी है, what is the sum of all digits which appear in all the integers from 10 to 100? कई बार इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग 600 to 800, 500 to 700, 100 to 1000 पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट इट एज इजी। ये तो 10 to 100 है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो मतलब आना ही नहीं चाहिए इस पेपर में। नेक्स्ट वन, इसको मैंने डाला है मीडियम में, क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के, मैंने इसको मीडियम में डाला है। और इसके जो ऑप्शंस है थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, और इसमें ये जो आंसर निकल के आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा डिडक्शन, इंडक्शन, कंक्लूजन करके आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट बोथ दिस क्वेश्चन आल्सो एज अ मीडियम क्वेश्चन। हाँ, लेकिन आ तो वही रहा है, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है वो तो आ ही नहीं रहे, लेकिन ये भी डायरेक्टली नहीं आ रहा है। दैट्स आई एम गोइंग टू पुट इट एज ए। नेक्स्ट वन, इसका जो है ना, नीड टू बी एजुकेटेड। हाँ, ये जो वर्ड है इको फ्रेंडली,
तो ये इको फ्रेंडली फूड का कंसेप्ट जो है, इसको लेके कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इको फ्रेंडली का मतलब है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जबकि ये जो पैसेज है इसमें पूरी तरह से हेल्थ और फार्मिंग के बारे में बात की गई है, एनवायरनमेंट के बारे में एक्चुअली बात नहीं की गई है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है मैं कहूँगा। मुझे पता नहीं कि फाइनली इसका यूपीएससी आंसर क्या देने वाली है, लेकिन आई एम गोइंग टू पुट दिस एज अ डिफ़िकल्ट, इसको स्किप कर लो। अगर आपने वो वर्ड कैच कर लिया कि यहाँ पे इको फ्रेंडली लिखा है, ठीक है, तो आई वांट टू पुट दिस एज अ डिफ़िकल्ट एंड दिस वन इज़ इजी, क्योंकि इसका जो आंसर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल के आ रहा है। ये जो पैसेज है इसको मैं मीडियम में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मोनोकल्चर, तो थोड़े बड़े बड़े ऑप्शंस है, और कई सारे कीवर्ड्स कई सारे ऑप्शंस में यूज़ किए गए, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। आई एम गोइंग टू पुट दिस एज एम। ये सारे पैसेजेस मैंने वीडियो सीरीज़ में सॉल्व किए हैं, तो आपको अगर इनका इंडिविजुअल डिस्कशन देखना है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट सीरीज़। मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बनाया है PYQ नाम से। ये तो मैं डिफ़िकल्ट में डाल दूंगा, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करो, रीजनिंग से सॉल्व करो, इसमें गलती हो सकती है, एंड कई सारे बच्चों को इसमें समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली सोचना कैसे है। सो आई वांट टू पुट दिस एज डिफ़िकल्ट। ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसमें तो मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा। ये भी मैं, देखो, ये भी एक ऑब्जेक्शन रहा है इस पेपर पे कि फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, कि जो नॉर्मली रिलेशनशिप के क्वेश्चन थे उसको, या फिर लॉजिक के क्वेश्चन थे उसको स्टेटमेंट के क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया। तो क्या दिक्कत है, मतलब आपने स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी तो किए हैं, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो अगर आप सही तरह से सोच रहे हो, और ये वैसा तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप है, तो उसको सिर्फ वो फॉर्मेट में डाला है, और आपको करना भी, मतलब ये तो वो टेस्ट करेंगे, यूपीएससी विल टेस्ट दिस, बिकॉज जब आप अफसर बनोगे, आप इधर रेड डालने जाओगे, या फिर ऑडिट करने जाओगे, या फिर कोई प्रोटेस्ट हैंडल करने जाओगे, आपको थोड़ी सी पहले ने पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। सो वॉट एवर हैपन्स यू हैव टू रिएक्ट टू दैट, राइट? सो दे आर चेकिंग योर एबिलिटी कि आपको ये पता है, बट हाउ डू यू अप्लाई दैट इन दैट सिचुएशन, दैट इज द assessment here. तो बोथ दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, लॉजिक वाइज इसमें कोई डिफिकल्टी बात नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है दोनों भी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट बोथ ऑफ देम एज इजी, ठीक है। डेटा सफिशिएंट के फॉर्मेट में डाला है, तो आई एम गोइंग टू पुट दिस एज इजी ओनली। ये सीरीज है, ये इसको मैं मीडियम में डालूंगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा प्राइम नंबर स्टडी किया है जो एक्सपेक्टेड है, आपको इमीडिएटली पता चलना चाहिए कि ये एक ही है जिसमें पूरे नंबर प्राइम नहीं है। वैसे हमेशा बताया जाता है कि आपको 1 to 100 के प्राइम नंबर पता होने चाहिए, ठीक है, और आपने उसका स्टडी किया होना चाहिए। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू पुट दिस एज एम, नॉट एज डी, फॉर श्योर, ठीक है। एम तो एम डाल रहा हूँ, एक्चुअली ई डालना चाहिए इन माय ओपिनियन। ये आरसी थोड़ा डिफिकल्ट है, अगेन यू नो ये जो इसमें जो पीरियड है और इसमें कुछ लैंग्वेज है, ये पूरा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कई बच्चों को समझ में नहीं आ सकता है। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है, मतलब ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन इसका निकल के आ रहा है, सो दिस इज़ एन इजी क्वेश्चन। इसको मैं डी में डाला है, क्योंकि इसका जो है ना, कि ये जो एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कई बच्चों का, और इसका अकॉर्डिंग टू मी आंसर ये है, ये नहीं है। तो देखते हैं, यूपीएससी कई कोचिंग वालों ने इसका आंसर ये भी बताया है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, सो आई वांट टू लीव इट। अगर आपने इंटरेस्ट किया है, करना चाहिए, क्योंकि ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। ये भी आई एम गोइंग टू पुट दिस एज मीडियम, नॉट इजी, बिकॉज ये थोड़ा रिमाइंडर का जो लॉजिक है कि इसमें से आपको 31 माइनस करना पड़ेगा, और उसका फिर आपको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस एज एम, नॉट एज इजी क्वेश्चन। दिस सर्टनली इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब ये छोड़ ही देना, आप देखना ही मत इसको, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 से लेके आपको नंबर का फॉर्मेशन करना है,
इस तरह से जितने भी हो सकते हैं, मतलब 4 3 2 1 तक जो भी है, मतलब आपका लॉजिक, और उसका टोटल आपको बताना है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ये इसको मैंने मीडियम डाला है। अगर आपको पी एंड सी नहीं भी आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप इसको एक घड़ी ड्रॉ करके, मतलब ये 12 से लेके ये 12 चीज़ें हैं, 1 2 3, इस तरह से आप लिख सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ से 10 होंगी, फिर यहाँ से 10 होंगी, यहाँ से 10 होंगी, यहाँ से 10 होंगी, तो हर पॉइंट से 10 होंगी, राइट। तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। फिर भी मैं एम में डालूंगा, क्योंकि जैसे ही आपने किसी ने सिलेक्शन वर्ड देखा तो आप शायद सोच सकते हो कि पीएनसी है, तो मैं इसको करूँगा नहीं। तो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, और मैं इसको एम में डाल रहा हूँ। ये आपको माफ़ी नहीं है, कई बार ये टाइप का क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में। ये भी माफ़ी नहीं है वैसे, लेकिन जस्ट बिकॉज ये चेंज टू ग्रीन कहा है ना, राइट। और हमको आदत क्या होती है कि उसका एलसीएम निकालो और वही आंसर आना आना चाहिए, लेकिन इसमें एलसीएम का डबल करना है। तो वो स्टेप जो है वो बहुत लास्ट के पॉइंट पे डिपेंडेंट है। दैट्स वाई आई गोइंग टू पुट दिस एज एम, अगर किसी ने मिस किया है, किसी को समझ में नहीं आया हो। ये आरसी मैंने डाला है इजी में, क्योंकि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल के आ रहा है आंसर, में कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आरसी भी मैंने इजी में डाले हैं, ठीक है। तो प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। आपने थोड़ा आरसी का प्रैक्टिस किया है, पैराग्राफ भी छोटे हैं, ऑप्शन भी सिंपल है, तो दोनों ई में है। नेक्स्ट जो है 40 चिल्ड्रन स्टैंडिंग, इसको मैंने एम में डाला है, क्योंकि थोड़ा लॉजिक लगाने से सॉल्व हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है। ये सीरीज़ मैंने इजी में डाला है फॉर द सिंपल रीज़न कि अगर आपको, मतलब ये पता भी नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये तो पैटर्न आप देख सकते हो कि ये जेड जेड वाई वाई वाई, एक तो ये 2 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, ये 4 बार, तो जब आप ए तक आओगे 27 बार आएगा, राइट। तो आपको इसका मिडल पॉइंट निकालना है और वहाँ का लेटर निकालना है। आप इसको थोड़ा इस तरह से लिख के, फिर इसका टोटल करके, इसका टोटल करना है आपको n × n+1/2 करके, फिर बिकॉज ये स्टार्टिंग भी 2 है, तो इसमें जो भी आएगा उसमें से एक निकाल दो, ये वाला नंबर, तो आपको इसका टोटल आराम से मिल जाएगा। तो ये सब आप कर सकते हो अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया है इस तरह के क्वेश्चंस का, आपको ये फॉर्मूला पता है, तो थिंग्स लाइक दैट। सो आई एम गोइंग टू पुट इट इजी, बिकॉज अगर आपने नंबर सिस्टम किया है तो ये आप इसको करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, दिस इज़ वेरी सिंपल। इस तरह का स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पीवाईक्यू में, इसको मैंने मीडियम में डाला है। अगेन राइट, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हो तो आपको निकलना चाहिए, लेकिन ये इजी तो है नहीं, लेकिन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी है नहीं अगर आपने नंबर सिस्टम किया है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि इसमें नंबर सिस्टम के कई ज़्यादा क्वेश्चंस है, और अगर आप में से कई बच्चे ने ये सोचा है कि हाँ मेरा नंबर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, राइट। लेकिन उस पर से एक लर्निंग है जो हम एंड में डिस्कस करेंगे। ये डेटा सफिशिएंसी है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकता है क्वेश्चन का, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली बताया नहीं है कि कॉफ़ी और मिल्क शायद कि उसमें कुछ कॉमन है या नहीं है। ओके, सो देर आर मल्टीपल वेज। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जाके आप उसको देख सकते हो। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है एज पीवाईक्यू, जस्ट आस्क इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। ये आपको नंबर, ये नंबर जो है इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सो आई एम गोइंग टू कीप इट एज ईजी, आपको आना चाहिए। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ये आरसी भी ईजी है, इसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ये आरसी को मैंने मीडियम में डाला है, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, एंड थोड़ा सा जो इसमें लैंग्वेज है, हाउस होल्ड फाइनेंस का मतलब, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब, थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट पैसेज है। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू पुट दिस एज मीडियम, लेकिन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये तो इजी है, इसमें तो कोई मतलब अगर आपको थोड़ा फार्मा के बारे में पता है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो आप थोड़ा लॉजिक लगा के ठीक से समझ के इसका आंसर दे सकते हैं। ये आरसी को मैंने मीडियम में डाला है फॉर द सिंपल रीज़न कि ये जो ऑप्शन है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है। टू पुट दिस एज मीडियम, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वैसे, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वैसे तो फिर हर क्वेश्चन कर सकते हो।
बट अदरवाइज दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो मतलब बेसिक है, इसमें तो अगर आपको पीएनसी नहीं भी आता है तो भी आप इसको फ्लैग ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हो, और इसलिए मैंने इसको इजी में डाला है। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, क्योंकि थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंटेशन करके देखना पड़ेगा, तो जो बच्चों को मतलब थोड़ा एरिया ये सब कंसेप्ट से दिक्कत है उनको दिक्कत हो सकती है। टू बी असाइन टू वन टास्क, इसमें लैंग्वेज क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, नॉट वारंटेड, मतलब ये नहीं करना चाहिए यूपीएससी ने। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर कॉइन्स वाला, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक कॉइन आप दोनों तरफ भी रख सकते हो, तो तभी आपको इसका आंसर मिलेगा, इसलिए मैंने इसको मीडियम में डाला है। बट अदरवाइज उतना, अगर आपने थोड़ा रीजनिंग के अलग अलग टाइप का पजल सॉल्व किया है तो आपको ये आना चाहिए। ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें आपको हर एक का मतलब बताया गया है, उसको आपको इसमें डालना है और फिर उसका कंक्लूजन आता है कि नहीं देखना है। तो ये प्लस माइनस का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इजी में डाला है। ये भी आरसी इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें कन्फ्यूजन की बात होने की संभावना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आरसी है, मैं इसको कहूँगा कि ये पैराग्राफ इटसेल्फ इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड ये ऑप्शंस आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू स्ट्राइक इट ऑफ कम्प्लीटली। ये जो पैसेज है इसको भी मैं डी में डालूँगा, क्योंकि इसमें ये जो ऑप्शन है और ये जो ऑप्शन है इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आई एम गोइंग टू पुट दिस एज डी। ये बहुत बार पीवाईक्यू क्वेश्चन है। द पॉइंट इज कि आपको सिर्फ वो समझना नहीं है कि जब आप पीवाईक्यू कर रहे हो ना, वो एक लर्निंग है कि जो बच्चों ने फॉर्मूला रटा है, जो बच्चों ने सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जो बच्चे ने उसके पीछे का कंसेप्ट कि ये ऐसे क्यों सॉल्व हो रहा है, ये नंबर इस तरह से क्यों भी है, इसमें थोड़ा दिमाग नहीं डाला है, उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको एंजॉय किया है, आपने उसको पढ़ने की कोशिश की है, देखो अगर आपका मैथ्स अच्छा भी नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़े कि 5975 का स्क्वायर रूट निकालो, इस तरह का कुछ है नहीं। ओके, सिमिलरली ना ही इसमें कैलकुलस है, मतलब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लिमिट्स कुछ भी नहीं है। तो दिस इज बेसिकली बेसिक मैथ। प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि जिस तरह से ये वर्बल प्रॉब्लम दिए गए हैं तो उसको समझना, राइट, कि इसमें मैथमेटिक्स कैसे अप्लाई की जाए, उसमें दिक्कत है। तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उन टीचरों में है जिन्होंने आपको मैथ्स पढ़ाया, क्योंकि कंसेप्ट वाइज देर इज नथिंग मच डिफिकल्ट इन दिस। द प्रॉब्लम इज कि आपने वो कंसेप्ट को कभी समझा ही नहीं है, ना स्कूल में समझा है ना उसके बाद में समझा है, ना आपने अब जब सी सेट का प्रैक्टिस किया है तब समझा है, वो प्रॉब्लम है, राइट। तो उसको अपने को करेक्ट करना है अगर आपने ये सी सेट का पेपर पास नहीं किया है। ओके, तो वी विल टॉक अबाउट दैट एट द एंड, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें ये आपको मिलना चाहिए, पैटर्न इजी है। 21 का पैटर्न एक क्वेश्चन ऐसा था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। ये मैं बोलूँगा यूपीएससी को कि मत करो, स्टूडेंट्स के साथ ऐसे क्वेश्चन मत डालो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये जो कंडीशन दी है और अगर आपने ट्रू फॉल्स को अप्लाई किया तो इसका आंसर इजीली मिल जाता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं करना चाहिए इस तरह का। जो ट्रू और फॉल्स का लॉजिक है तो बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग लॉजिक हो सकता है। इसको मैंने मीडियम में डाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने वो क्यूब वाला क्वेश्चन किया है तो आपको इसका भी क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर वो प्रॉब्लम आप में है। लेकिन बिकॉज हमेशा क्यूब का पूछा जाता है और ये क्यूबॉइड है, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको मीडियम में डाला है। ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है तो इजी। ओके, करना कुछ नहीं है, नहीं पूछना चाहिए टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें ब्रेन टेस्ट नहीं हो रहा है लेकिन इसमें आपका फोकस टेस्ट हो रहा है। ओके, so this is what it is. Okay, so having done that analysis, I want to put all of this together and give you a chart. तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आरसी के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम, रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट रेट, सीरीज, कैलेंडर, एलसीएम, एचसीएम, काउंटिंग और ज्योमेट्री।
इन्हीं चीज़ों पे आए हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं आया, रेशो पे नहीं आया, रेशो और प्रोपोर्शन उस पे नहीं आया, परसेंटेज पे नहीं आया। मतलब कुछ चीज़ें जो आपने होप की होंगी वो नहीं आई, और कुछ चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन आए। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए नंबर सिस्टम पे। ये ठीक है, मतलब इसमें नहीं है, ये इसमें कम क्वेश्चन आए, थोड़े ज़्यादा आने चाहिए थे। बाकी इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है वो रियल में तो मेंटल एबिलिटी, रिलेशनशिप, इसके कन्वर्ट किए गए क्वेश्चन थे। तो थोड़ा ये मिक्स हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, ये जनरली लोग ऑप्शनल में डालते हैं। थोड़ा ये जो पैटर्न है वो मुश्किल तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, आप अगर ये टोटल देखोगे ना, तो इजी क्वेश्चन आउट ऑफ 80 ऑलमोस्ट आधे थे, मतलब 39 मेरा कैटेगराइजेशन। ओके, और मैं आपको इसमें डिस्काउंट दूंगा। मीडियम 20 थे मैंने जो किए, और हार्ड 21 थे। मतलब इधर तो आपको देखना ही नहीं था, इस तरह के 21 क्वेश्चन, राइट। इसमें आपको थोड़ा ट्राई कर सकते थे, तो आप देख लेना। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो 39 है ना, आप में से कई लोगों ने इसको सिर्फ 30 कर लेना। ओके, मैं आपको 9, मतलब ऑलमोस्ट 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ, और कह रहा हूँ कि ये तो 39 है, उसमें से आप सिर्फ 30 भी अगर करते हो, राइट, तो क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो 39 है, और ये जो पीडीएफ इस पीपीटी का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि मैंने उसका कैटेगराइजेशन कैसे किया है। तो ये जो 39 है उसमें से आप 30 ले लो, ये जो 20 है इसमें से आप 25 ले लो। मतलब आपने कोई अगर जैसे मैंने कुछ आरसीज डाले हैं यहाँ पे मीडियम में, राइट, तो आप में से कुछ लोग आरसी में बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग रीजनिंग में बहुत अच्छे होंगे, राइट। शायद इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन कई लोगों ने कर पाए होंगे, वो जो सीरीज़ है वो 91 वाला, उसको आप कर पाए होंगे। तो इसमें से आप 5 ले लो। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, राइट, इसमें से 30 और इसमें से 5, या फिर इसमें से 35, आप ये छोड़ दो, इसमें से 35 ले लो, जो भी है। लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि आउट ऑफ दिस 60 यू शुड हैव अटेम्प्टेड 35 क्वेश्चंस? ये 35 में से मैं आपको 5 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, और आप कह रहा हूँ कि आप 30 सही कर लो, 5 गलत कर लो। आप 30 सही कर लो, 5 गलत, मतलब ये जो पिक किया जो 35 क्वेश्चन है उसमें से भी आप 5 गलत कर लो। ठीक, तो क्या होता है आपका स्कोर? 30 इंटू 60 प्लस 15, 75, और ये 4 to 5 मार्क्स, तो हो गया 70। पास हो गए ना आप? पास हो गए ना? 70 मतलब पास हो गए, ठीक है, बॉर्डर लाइन पास हो गए। मैं 4 मार्क का अभी भी बफर दे रहा हूँ, ओके, कि आपने थोड़ा इधर एक ज़्यादा कर लिया, इधर 6 गलत हो गए, जो भी है, ओके। लेकिन क्या ये कहना, मतलब जो आप सोच सकते हो कि हाँ, साजिद सर का कैटेगराइजेशन ये मुझे एग्री नहीं है कि ये 39 ईजी है, इसमें से सिर्फ 35, 30 तो ईजी होंगे। 30 तो आपने जरा भी थोड़ा भी अगर प्रिपरेशन किया है सी सेट का, ये 39 में से 30 तो ऐसे होंगे जो आपके लगेगा कि आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। और वो जो 20 है उसमें से पास तो ऐसे होंगे कि जो आपको लगा होगा कि आप सॉल्व कर सकते हो। तो वही 35 में ले रहा हूँ, हर एक का 35 अलग होगा। लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि आउट ऑफ दिस 80, 35 वेयर इट वाज पॉसिबल टू सॉल्व, और फिर भी उसमें से मैं 5 गलत करवा रहा हूँ, फिर भी आप पास हो रहे हो? ये जो लॉजिक है ना मेरा, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं कह रहा हूँ कि आप 35 क्वेश्चन में से पास हो जाओ, जबकि एग्जाम का मतलब है कि आप 80 क्वेश्चन में से पास हो जाओ। ओके, तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो आप लोग डिसअपॉइंटेड हो, जो आप लोगों में गुस्सा है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ये मेरा आर्गुमेंट है ही नहीं, ये हुआ है। क्योंकि ये कहना गलत होगा कि आप 35 में से पास होके दिखाओ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है, यूपीएससी ने कहा है कि आप 80 क्वेश्चन में से पास होके दिखाओ। लेकिन 80 में से मैं कह रहा हूं कि 45 ऐसे क्वेश्चन है जो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो
एक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब आधे तो उसमें से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जो आपने यूपीएससी ने डालना ही नहीं चाहिए थे, और आधे है कि जो मेरे लिए डिफिकल्ट। ये बहुत अनफेयर चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है ना ज़िंदगी में कि यूपीएससी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एम्प्लॉयर क्या करेगा, हायर करेगा नहीं करेगा, ये अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में सिर्फ ये है कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। और मेरा ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव वही है कि अगर आपने इस बहुत ही डिटेल में जाके क्रिटिकल एनालिसिस इस तरह से किया है, तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल टू पास दिस पेपर, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। साइकोलॉजिक प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि आप इतना डिफिकल्ट पेपर जब देख लो तो जो इजी क्वेश्चन है वो भी आपको हार्ड लगना संभव, मतलब पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबिलिटी है उसकी, और टेंशन आ जाता है, एंशियस बन जाते हो, गलती कर बैठते हो, तो वो सब है। इसलिए मैं यूपीएससी को ब्लेम करूँगा। लेकिन पेपर इन इटसेल्फ वाज नॉट इम्पॉसिबल टू स्कोर दैट 33% का बाउंड्री। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप 24 के लिए सी सैट से डरे नहीं। मेरा एक एक ही मकसद है इस वीडियो को करने का कि आप प्लीज़ डरे नहीं। तो आप क्या करें, पहली चीज़ है कि आप डरे नहीं, देर इज़ नथिंग टू फियर। क्योंकि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस विच हैज हैपेंड इन 23, अगर आप मेरे इस एनालिसिस से एग्री करते हो, राइट, तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें पास करना पॉसिबल था। ओके, डिफिकल्ट था लेकिन पॉसिबल था। मतलब मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे मैथ्स वाले बच्चों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने ठीक से पीवाईक्यू किया है, आपने थोड़ा कंसेप्ट समझ में लिया है कि ठीक है, आपने पीएनसी पूरा ऑप्शनल में डाल लिया। ये देखो मेरे इसमें पीएनसी के कितने क्वेश्चन हैं, ये देखो ये 4 क्वेश्चन है। तो ये 4 में से मैं तो कहूँगा वो जो लेटर था ना, मतलब वो 4 लेटर है और 4 बॉक्सेस है, इसको डालना है, वो तो आपको पीएनसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको 3 ही काउंट करूँगा। तो आप 3 निकाल लो, तो मैं तो आपको 9 निकालने दे रहा हूँ, मतलब ये 3 इसमें से निकाल ही दो फिर, राइट। इसमें से भी मैं 15 निकालने दे रहा हूँ, तो उसमें से ये एक निकाल दो। तो अगर आपने ऑप्शन में भी डाला है तो भी हो सकता था, राइट। तो पहली तो चीज़ है कि आप डरो मत, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ठीक तरह से स्ट्रैटेजी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जस्ट प्लान सी सेट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। आप जीएस के लिए जी तोड़ के मेहनत कर रहे हो, थोड़ी मेहनत आप सी सेट के लिए कीजिए। आप उसको कैजुअली मत लीजिए कि मैं लास्ट 1 महीने में कर लूँगा, लास्ट 2 महीने में कर लूँगी, वो मत करना। दूसरी चीज़ है कि शुरुआत से थोड़ा टाइम देते रहना, तो धीरे धीरे, मतलब कम से कम 6 मंथ पहले, मतलब आप नवंबर से दिसंबर से, मतलब नवंबर से तो आपको सी सेट करना ही है। अगर आपने अब तक नहीं किया है, और मतलब मैं कहूँगा कि कर लो, फिर स्टार्ट ही कर लो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली से आपको सी सेट पे फोकस करना ही पड़ेगा, लेकिन तभी फिर ठीक से फोकस करना पड़ेगा, okay? और इट इज़ नो मोर अ सब्जेक्ट विच कैन बी डन इन लास्ट 1 or 2 months, इवन इफ यू हैव इंजीनियरिंग और मैथ्स बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नो शॉर्टकट, नो ट्रिक्स, नथिंग। ओके, कई लोग इंक्लूडिंग सम टीचर्स दे टेक अ प्राइड सेइंग दैट कि हाँ ये मेरा ट्रिक है, ये फास्ट होता है, ये 5 सेकंड, मुझे नहीं है ज़रूरत। मुझे 5 सेकंड में करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एसएससी सीजीएसएल नहीं है कि जिसमें मुझे बहुत सारा मैथ्स करना है और इसलिए फास्ट करना है, राइट। मैं 80 में से 40 ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए डबल टाइम है, मैं आराम से करूँगा, मैं अपने स्पीड से करूँगा, लेकिन सही करूँगा, एक्यूरेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। कंसेप्ट को समझना, अगर आप क्वेश्चन को ही ठीक से समझ नहीं पाए कि क्या पूछा गया है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर लो, थोड़ा ट्राई करना है, मतलब पीएनसी नहीं आता है, लेकिन समझ में तो लेना कि दो ही तो फॉर्मूला है उसमें, राइट। परम्यूटेशन का कब लगाना है, कॉम्बिनेशन का कब लगाना है, होता क्या है, क्या डिफरेंस है, उतना बेसिक समझ लेना, उस पर आपके 1-2 क्वेश्चन निकल सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी है। ऑप्शन में कुछ मत डालना, थोड़ा बहुत तो आइडिया लेना, जो टॉपिक को आप कंप्लीटली ऑप्शन में डालते हो उसको पूरा ब्लैंक मत रखना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प यू सम टाइम समवेयर। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 35 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, ये आप कैसे समझोगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कोई टीचर आके मैं आपको नहीं बता सकता कि ये आपके लिए सही है या ये क्वेश्चन आपके लिए गलत है। आपको अपना स्ट्रेंथ पहचानना पड़ेगा, अपना वीकनेस पहचानना पड़ेगा,
और आपको ये तय करना पड़ेगा कि मेरे लिए ये क्वेश्चन सही है, मैं इसको सही तरीके से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मैं इसको अटेम्प्ट करूँगी। तो द चॉइस ऑफ दोज 35 क्वेश्चन विल मैटर अ लॉट। जब मैं कहता हूँ कि आप 80 में से 35 सॉल्व कर लो, वो जो 35 है वो ऑल 35 यू शुड बी एबल टू सॉल्व करेक्टली, दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव, देन यू आर डन विद सी सेट। फिर तो आप 90 क्रॉस कर जाओगे, 80 क्रॉस कर जाओगे, अगर आपने जो किया वो सब सही किया। लेकिन ऐसा होता नहीं है जिंदगी, कुछ ना कुछ तो गलती आपसे होगी, इसलिए मैंने 30 का नंबर लिया, राइट। लेकिन यूर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई यूर स्ट्रेंथ, यूर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई यूर वीकनेस एंड देन सिलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस फॉर आंसरिंग विल डिफाइन यूर सक्सेस, राइट। अगर आप वो बड़ा वाला क्वेश्चन में हाथ डाल दोगे, ओके, वो क्रिकेट का काउंटिंग वाला क्वेश्चन में हाथ डाल लोगे, 10 मिनट चला जाएगा, फिर आप टेंशन में आ जाओगे, और उसका करके भी इतनी गारंटी नहीं है कि आपने उसका आंसर सही किया है। वो नहीं करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है, आपको अपने वीकनेस को बाजू रखना है, उधर हाथ ही नहीं डालना है। तो द वे यू सिलेक्ट द क्वेश्चन, द वे यू मैनेज द टाइम इन द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट वीडियो on how to manage time in CSAT exam. Okay, please watch that. This I think my first video on this channel. तो आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप CSAT ठीक तरह से मैनेज कर सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप यूपीएससी को बदल नहीं सकते, सिर्फ आप अपने आप को बदल सकते हो। ओके, चाहे आप कितना भी प्रोटेस्ट करो, बहुत अच्छी बात है, मेरी पूरी सिंपैथी एम्पैथी आपके साथ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी इस पर क्या डिसीजन करेगी? क्या वो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कम करेगी? क्या ये नेक्स्ट ईयर का पेपर और इजी निकालेगी? क्या ये क्वेश्चन को ठीक तरह से प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करके पूछेगी, एक ही सेक्शन को जा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यूपीएससी इस साल के हंगामे से कुछ समझ जाए और कुछ इम्प्रूव करे। लेकिन वो इम्प्रूव करेगी ये सोच के मैं अपनी तैयारी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ठीक, मैं तैयारी इस साल ऐसी करूँगा कि मैं 23 का पेपर पास कर जाऊँ। अगर आप वो करोगे तो 24 ज़रूर पास कर लोगे। So that should be your objective. With this, I'm going to close this video. Thanks for watching this, and I will see you in the next one. I'm bringing CSAT videos, general UPSC videos, and a very good animated geography series on a continuous basis. So if you're not subscribed to our channel, please subscribe, and I will see you in the next video. Thank you.